गवर्नमेंट के स्तर से बहुत सारे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम वगैरह लगातार चलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के टूल्स और टेक्निक डेवलप किए गए हैं, जिससे और वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल खुल रहे हैं कि जनपद स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर, साथ ही साथ एक अभ्युदय मॉडल स्कूल भी बन रहा है। एक ही कैंपस के अंदर सभी इंटर तक की पूरी पढ़ाई कर पाएंगे बच्चे, और वो सभी एक प्रकार से आवासीय व्यवस्थाएं दी जाएंगी। आवासीय विद्यालय में कस्तूरबा विद्यालय है ही, जो बच्चों के लिए केवल बच्चों के लिए फोकस है हुआ। शासन के स्तर से जो भी चीजें आप जैसे प्रिंट रिच मटेरियल वगैरह आती हैं, उसको समय से बच्चों तक पहुंचाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउडस्पीकर 90 FM और मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ है बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर धीरेन्द्र त्रिपाठी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो शुरुआत जानना चाहूंगी, सर कैसे शुरुआत हुई, आप पढ़ाई में कैसे थे शुरुआती दिनों में, कैसे हुआ कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाना है? शुरुआती समय में मैं सामान्य स्टूडेंट की तरह ही था। बस ये था कि रेगुलर कक्षाएं अटेंड करना और जो भी पाठ्यक्रम है उसको पूरा करना कि कंप्लीट हो जाए समय से। बस इसी तरीके से सामान्य स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कंटिन्यू रखा। तत्पश्चात ग्रेजुएशन के बाद तैयारी, सरकारी सेवाओं की तैयारी के लिए इलाहाबाद, फिर दिल्ली 2.5 साल बाहर रहना, उसके बाद एग्जाम चलते रहे। सर, आप इस एजुकेशन सेक्टर में हैं, इस क्षेत्र में हैं, तो वैसे तो शिक्षा का महत्व तो सभी के लिए है, पर एक होता है शिक्षित होना और एक होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिलना। आपकी नजर में क्या मायने रखता है? शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में देखें तो ये है कि स्वयं को जानना, और स्वयं को इस रूप में जानना कि वो दूसरों को किस प्रकार से वो सेवा दे पाने के योग्य बन पाए। जैसे स्वयं को जानते हुए दूसरों को समाज में क्या वो सेवा प्रदान कर पा रहा है, यही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है और परिणाम के रूप में देख सकते हैं। तो जैसे अब तो मुझे लग रहा है कि ये आप भी अंतर देख रहे होंगे कि सरकारी स्कूलों में बहुत बदलाव आए हैं। शिक्षकों की संख्या हो या शिक्षकों का नियमित कक्षाएं लेना हो या जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती है वो पर्याप्त रूप से स्कूल में उपलब्ध होना, तो फिर भी अभी बहुत सी चीजें हैं जो करनी बाकी है। तो आपकी नजर में ऐसी क्या चीज है जो लगता है कि अभी ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, अभी ये नहीं हुआ है? देखिए, पठन पाठन का कार्य जो होता है वो निरंतर सुधार की दिशा में ही रहता है। कोई भी कार्य, जैसे हम कुछ पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, तो आजीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो हर अगला दशक निश्चित रूप से कुछ नया करके, नए तकनीक को लेकर के, नए संभावनाओं और नवाचारों को लेकर के आता है। तो सभी का उद्देश्य ही रहता है कि उस नए नवाचार को और नए तकनीक को अडॉप्ट करें और उसी के अकॉर्डिंग और शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, इसकी दिशा में काम करना होता है। सर, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाते हैं जहाँ भी कमियां दिखाई देती हैं? कमी के लेकर के होता है तो अपने विभाग में अगर बात करें तो गवर्नमेंट के स्तर से बहुत सारे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम वगैरह लगातार चलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के टूल्स और टेक्निक डेवलप किए गए हैं, जिससे टीचर स्वयं अध्ययन कर सकता है। साथ ही साथ उन टूल्स और टेक्निक को अपने विद्यालय में भी वो बेहतर तरीके से बच्चों के साथ साझा करते हुए उनके लर्निंग लेवल को, उनके अधिगम स्तर को बढ़ा सकता है। अच्छा सर, ये जैसे मुझे तो लगता है अभी बहुत से लोग बीएड तो खैर आम हो गया, सभी कर रहे हैं, शिक्षक पद के लिए आवेदन देते हैं, पर फिर भी सुनने में आता है कि इस कॉलेज में या इस विद्यालय में भी शिक्षकों की कमी है। तो ये जो कमी हो रही है, क्या ये एक्चुअल में होती है, और है तो फिर इसको आप कैसे पूरा करते हैं? देखिए, आरटीई मानक के अनुसार अगर हम लोग सोचें तो मानक के उस हिसाब से हम लोग के विभाग में शिक्षकों की संख्या भी पर्याप्त है, और समय समय पर सरकार जो है विभिन्न प्रकार की वैकेंसी निकालती रहती है, जिससे जो रिक्त पद होते हैं वो भरे जाते हैं। तो अभी वर्तमान अगर देखें तो शिक्षा गुणवत्ता के दृष्टिगत छात्र शिक्षक अनुपात के रूप में शिक्षकों की मात्रा जो है पर्याप्त है। साथ ही साथ जो शिक्षक हैं उनको नए नवाचारों से और नए तकनीक से मतलब उनको सिखाने और सीखने और सिखाने में उन्हें उसका उपयोग कराने के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ावा दिया जा रहा है। सर, ये जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम, इनका पालन कैसे कराया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से ये हो रहा है या नहीं? आरटी मानक की बात करें तो 5% सभी स्कूलों में, निजी विद्यालयों में भी जो वंचित वर्ग या गरीब कैसे जो लोग आते हैं बच्चे, उन बच्चों का एडमिशन कराया जाता है, और उसका अपने गोरखपुर में भी विशेष रूप से यहाँ पर भी 100% एडमिशन कराने का पूरा प्रयास किया जाता है, जिससे कोई भी बच्चा जो है शिक्षा से वंचित ना रह जाए। आपका जो कार्य क्षेत्र है बहुत बृहद है, बहुत विस्तृत है, और
हमारा जिला कितना बड़ा है, बहुत से विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे क्या कमी है, जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है वो प्रॉपर पहुँच रही है या नहीं, ये सारा कुछ लेखा जोखा कैसे हैंडल होता है सर, और एग्जैक्ट सूचनाएं आप तक क्या पहुँच पाती है? देखिए, क्षेत्र अगर जाए ग्राउंड लेवल पर तो हमारे पास 82 स्तर पर जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर है उस पर पर्याप्त संसाधन इस प्रकार के रूप में है, जैसे ब्लॉक MIS, ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी ARP, और डाइट स्तर से अगर देखा जाए तो डाइट मेंटर का भी एक ब्लॉक आवंटित होता है। तो शिक्षा गुणवत्ता से लगा करके जो भी सूचनाएं होती हैं वो सबको एकत्रित कराया जाता है और उसके लिए पोर्टल, मीडिया पोर्टल वगैरह पर भी चीजें अपडेट की जाती हैं। एक जनपद स्तर पर अपने गोरखपुर में एक रिपोर्ट सेल भी कार्य करता है जो शिक्षा गुणवत्ता के साथ अन्य आंकड़ों को भी एकत्र करने का कार्य करता है। सर, ये शिक्षा का विषय सर, अब हर जगह तकनीकी चीजें यूज की जा रही हैं, एडवांस तकनीक आ गई है, तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से तकनीक का उपयोग हो रहा है, किस तरह से एडवांस करने के लिए? अभी अगर देखा जाए धीरे-धीरे विद्यालयों में ICT लैब की स्थापना की जा रही है और साथ ही साथ ये इस प्रकार के ICT टूल्स दिए जा रहे हैं कि बच्चे उसको देख करके विभिन्न प्रकार के ई-विद्या चैनल हो गया या और विभिन्न प्रकार के ऐसे चैनल हैं जो जिस पर वीडियो अध्यापक पढ़ाता है और उसको अपने बच्चों को ओपन करके दिखा सकते हैं और सीखने के लिए उनको आगे ले जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अभी हाल ही में विद्या चैनल का एक ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है जिसको लोग लॉग इन करें और बच्चों तक उसको साझा करें और उसमें उस वीडियो में सभी कक्षाओं क्लास फर्स्ट लगाकर इंटरमीडिएट तक के सभी चैनल अवेलेबल हैं, सभी विषय के अध्यापक अवेलेबल हैं। उसको आपको टीवी में चला करके और अपने घर पर भी बच्चों को और अभिभावक को प्रमोट किया जाता है कि वो लोग अपने बच्चों को घर पर भी दिखाएं और विद्यालय स्तर पर भी जो टीवी लगे हैं उन पर भी स्टार्ट करके उसको ओपन करके उनको सिखाया जाता है। अच्छा सर, अभी तो खैर चुनौतियों का दौर है, हर जगह प्रतिस्पर्धा है। आप जब इस क्षेत्र में आए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत बृहद क्षेत्र है आपका, चुनौतियां बहुत ही होंगी। आपके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती क्या रही कि हम इसे कैसे पार करेंगे? मतलब पर्सनल अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ चुनौती ऐसा कोई शब्द है जो मेरी लाइफ में और रिलेट नहीं करता है। मैं चुनौती को हमेशा समाधान के रूप में देखता हूँ। जब भी इस प्रकार का कुछ भी लगता है कि ये हमारे लिए बाधक बन रहा है तो मैं उसको परिणाम में बदलने के लिए उसके उपाय पर कार्य करता हूँ। चीजें सब समाधान दिशा तय करने लगती हैं। जैसा आपने बताया कि आप इस तरह से चीजों को हैंडल करते हैं, तो इसी तरह से आप सोचते भी होंगे सभी के अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ योजनाएं होती हैं कि हम ये करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या योजनाएं हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जो अपनी योजना है, जो बेसिक अपने हमारे डिपार्टमेंट से जो सरकार के स्तर से या शासन के स्तर से जो भी चीजें आप जैसे प्रिंट रिच मटेरियल वगैरह आती है उसको समय से बच्चों तक पहुंचाना और शिक्षकों को उनके शिक्षण अधिगम स्तर को बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह इसमें से ऑर्गेनाइज कराना, साथ ही साथ BOHT मीटिंग को और शिक्षकों की बैठक को समय से आयोजित कराना और विभाग की जितनी योजनाएं और जो भी संसाधन है उसको साझा करना और उनकी उपयोगिता बढ़ाने हेतु कैसे उसको बेहतर परिणाम के रूप में बदला जा सकता है, उस दिशा में लगातार मॉनिटरिंग करके कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ये जो कस्तूरबा विद्यालय, वैसे तो लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत कुछ किया जा रहा है, तो काफी बदलाव है, लेकिन कस्तूरबा विद्यालय में जो भी उन्हें सुविधाएं दी जाती है या जो भी एक तरीका है उन्हें आगे लाने के लिए, इस पे जरा प्रकाश डालेंगे। कस्तूरबा विद्यालय आवासीय विद्यालय होते हैं, उसमें जो भी वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं या विभिन्न प्रकार के जो किसी वजह से बच्चों का शिक्षा जहाँ पर लगता है कि वो ग्रहण नहीं कर पा रही है, उनके लिए पूरा सुविधाएं, उनके खाने पीने रहने की पूरी सुविधा, साथ ही साथ पढ़ाने और उसके अतिरिक्त रेमेडियल क्लासेस और वर्तमान में तो ढेर सारे ICT लैब्स वगैरह सभी कस्तूरबा में बन रहे हैं और उनको विद्यालय अवधि के बाद भी अपने आवास पर जहाँ पर वो रुकती हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था, साथ ही साथ सुरक्षा के पूरे इंतजाम और उनको खुद रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण वगैरह भी दिया जाता है, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और विभिन्न प्रकार के ये नॉलेज लेवल पर विकास देखा जाता है। तो कस्तूरबा विद्यालय का जो कंसेप्ट है उस पर बहुत अच्छी तरीके से बच्चियों के शिक्षण अधिगम या उनके लर्निंग लेवल को और उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास। अभी वर्तमान में तो इंटर तक उसको कर दिया गया है, तो अब बच्चियां 6 से लगा करके 12 तक कस्तूरबा में शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं।
सर, अभी आपने एक योजना का नाम लिया। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों से आप वो साझा करें कि महिलाओं लड़कियों की शिक्षा को लेकर के सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं जारी की गई है जो अब लागू भी हो चुकी है, जो बहुत सी योजनाएं जिनका भी शायद उनको पता ना हो। तो आपके द्वारा मैं चाहूंगी कि इस पे प्रकाश पड़े और वो उनकी नॉलेज में आए और वो उसका उपयोग कर सके, उसका लाभ उठा सके। देखिए बच्चियों, क्या समावेशी शिक्षा की तरफ गवर्नमेंट हमेशा काम करती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, किसी परिवार का बच्चा जो शिक्षा से वंचित ना रहे, उसके लिए लड़कियों के लिए भी विशेष प्रयास किया जाता है। स्कूल चलो अभियान हो गया, जिससे कोई हर घर में एक तरीके से सर्वे की तरह कार्य किया जाता है। कोई भी बच्ची जो है स्कूल से बाहर, आउट ऑफ स्कूल ना हो, क्योंकि बेसिक विभाग में जो अगर देखी जाए मेनली प्रॉब्लम होती है, एक नामांकन की होती है, ठहराव की होती है और आउट ऑफ स्कूल की होती है। तो तीन चीजों पर मतलब हम लोग पूरा बेसिक एजुकेशन काम करता है कि समय से उनका नामांकन करा ले। अगर नामांकन हो गया है तो बच्चा पूरा अपना जो पढ़ाई करता रहे कि क्लास 5 के बाद वो 6th में एडमिशन ले ले, क्लास 8 के बाद वो 9th में एडमिशन ले ले। इस प्रकार से उनका पूरा मतलब सुपरविजन किया जाता है। और साथ ही साथ जैसे आवासीय विद्यालय में कस्तूरबा विद्यालय है ही, जो बच्चों के लिए केवल बच्चियों के लिए फोकस है हुआ। इस प्रकार की और विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशन और कई प्रकार से हैं जो बच्चियों की शिक्षा प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल खुल रहे हैं कि जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, साथ ही साथ एक अभ्युदय मॉडल स्कूल भी बन रहा है। तो ये सब चीजें जो होंगी पूरा ओवरऑल समावेशी शिक्षा और शिक्षा के व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी आपने जो नाम लिया एक इनका, क्या इनमें क्या खासियत होगी, क्या विशेषता होगी? एक ही कैंपस के अंदर सभी इंटर तक की पूरी पढ़ाई कर पाएंगे बच्चे और वो सभी एक प्रकार से आवासीय व्यवस्थाएं दी जाएंगी और सम्मिलित रूप से कि वो एक मॉडल के रूप में काम करेगा और बाकी विद्यालय भी उसको अडॉप्ट करेंगे उस टेक्निक को, जिससे उनकी यहाँ शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके। तो जैसा कि मैंने शायद ये दोहराव लगेगा, पर फिर भी मैं एक बार अपने दर्शकों के लिए इस बात को बार-बार क्लियर करना चाह रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी सरकारी जो भी महकमा है, वहाँ पे जब योजनाएं आती है तो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जिनको उन योजनाओं के बारे में पता चलता है या जो उसका लाभ उठाते हैं। तो ये योजनाएं जो जारी होती है, जो जनहित में आ जाती है, लोग नॉलेज में जान जाते हैं, तो आप कैसे उसको, आपकी क्या कोशिश होती है, किस तरह से आप उसको प्रसारित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की नॉलेज में जाए, उनके अभिभावकों की नॉलेज में जाए और वो उसका फायदा उठा सके? क्या आपकी तरफ से वर्तमान में सूचना संचार के इस युग में सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार के जो स्कूल के बहुत सारे पेज बने हुए हैं, बीएससी ऑफिस के खुद के पेज है, बीआरसी की पेज है, उन सब पर भी सूचना को साझा किया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र या मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बताया जाता है। जैसे आईटी एडमिशन को लेकर के विशेष प्रयास, स्कूल चलो अभियान को लेकर के, डीबीटी में जो पैसा बच्चों के स्कूल ड्रेस और विभिन्न प्रकार के संसाधन खरीदने के लिए अभिभावक के खाते भेजा जाता है। तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार और साथ ही अवेयरनेस विशेष, और साथ ही स्कूलों में हेडमास्टर के साथ जो है अभिभावक की बैठक भी हर महीने कराई जाती है। तो उसमें सभी योजनाओं के बारे में सभी पूरे गांव के लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जाती है। सर, आप इसके पहले डाइट में प्रिंसिपल थे, वहाँ क्या कार्य थे आपके, क्या चुनौतियाँ रही, उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। मैं ज्वाइनिंग के बाद संत कबीर नगर में एज ए प्रभारी प्राचार्य कार्य देख रहा था। वहाँ पर जो हमारे लिए कार्य था वो शिक्षकों के शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, उनको उन ट्रेनिंग का फॉलो अप करना कि वो ट्रेनिंग जो टीचर कर रहे हैं हमारे यहाँ वो विद्यालय स्तर पर लागू कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए फॉलो अप ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना। और साथ ही साथ एक विभिन्न प्रकार के ये टूल्स का इस्तेमाल करके गूगल फॉर्म और जनरेट करा करके उसकी सूचनाओं को एकत्रित करना और फिर उस पर प्रयास करना कि और क्या बेहतर हो सकता है, उससे ऑनलाइन मीटिंग वगैरह करना, इस तरीके के काम करके कि जो जिस उद्देश्य के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं क्या उसकी रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए उसके लिए प्रयास करना था मेरा काम। मैंने विशेष इस तरीके का कार्य किया हुआ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों को कुछ अहम और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप सभी को बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा करके। तो ये थे हमारे साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र त्रिपाठी जी। इसी तरह शहर की अन्य शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउडस्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।